कहते हैं ज़िंदगी किसी को सेकंड चांस नहीं देती, लेकिन मेरा मानना ऐसा है ज़िंदगी में चांस की कमी नहीं होती, बस और बस नज़रिए की कमी रहती है कि हम किस वे से उस चीज़ को देखते हैं। और कई बार हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, इतने सारे चांसेस आते हैं कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते। तो पहचान के लिए क्या किया जाना चाहिए? पहचान के लिए मेरा मानना है कि एक डेडिकेशन के साथ अपने आप को इतना एनर्जेटिक रख के काम करना है कि जितने भी ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए वो एग्जैक्ट क्लियर गोल के सामने आपको दिखाई दे। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मेरी क्लासेस को अच्छे से एनालाइज कर रहे होंगे। आपके कुछ भी डाउट हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर दिए होंगे आपने। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी आपके डाउट्स हो वो यहाँ पे क्लास में ही हम सॉल्व कर लें, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए और ज्योग्राफी में आप क्या करें, एज अ रॉक करें। सो बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। हमने जो बात की थी बहुत ही इजी मेथड से कंप्लीट किया था, बच्चों को अच्छे भी लगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, कमेंट किए, उसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया। एंड ऐसे ही बने रहिए और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करिए, ताकि यही बूस्टअप मेरे को भी बहुत आगे लेके जाएगा। मेरे कॉन्सेप्ट पे भी मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यही मानती हूँ कि मेरे सामने जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको ज़ीरो है, अभी वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम हर चीज़ को बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं। कहीं पर भी हम भाग नहीं रहे हैं, कहीं पे भी हम चीज़ों को मेस नहीं कर रहे हैं। एक एक टॉपिक पे, एक एक कॉन्सेप्ट पे हम इजी मेथड्स पे बात करें और जहाँ मुझे लगता है उसको मैं एज अ पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अगर किसी चीज़ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, किसी की इंपॉर्टेंस है, तो वो हम मानते हैं कि हमारा एनालिसिस या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ज़्यादा आपसे ज़्यादा बेहतर है। तो आप उस चीज़ की वैल्यू समझिए, आपका टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। हम किसी चीज़ को इतना डिटेल से अथाह से पढ़ा दें और आपका एग्जाम में वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हो, तो वो क्या मतलब? टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइम के साथ ही स्टडी करोगे और टाइम की वैल्यू को समझते हुए चीज़ों को पढ़ोगे तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। देखिए, पूरी बुक से क्वेश्चंस नहीं आते, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस रहता है और हमारा एनालिसिस अप्रोच रहती है कि हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपको टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, आपके पॉइंट आउट्स क्लियर करते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि सिंपल से सिंपल जितने भी मेथड्स और हार्ड एंड हार्ड जितने भी मेथड्स बुक्स में हैं वो सारे आपको एक बार बता दिए जाए। लेकिन जब हम पैराग्राफ को रीड आउट करते टाइम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ते हैं, उसके भी कई कारण हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। आप अगर उस चीज़ को एक एक लाइन को याद करने बैठेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। आप जब फ्यूचर में जाएंगे, पीसीएस के कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम देंगे, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, आप उसको एक साथ इतना याद नहीं कर सकते। लेकिन ये कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे होती है। टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स सारी किताबें नहीं पढ़ते, टॉपर्स सिर्फ और सिर्फ एक एनालाइज अप्रोच बनाते हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, पॉइंट टॉपिक्स को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ से क्या वैल्यूएबल चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो यही अप्रोच हमारी रहती है और इसी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। तो इसका यूज़ लीजिए और उसको डेडिकेशन के साथ पढ़िए। कभी भी किसी भी अध्यापक पे शक करना मैं मानती हूँ गलत है, क्योंकि हर अध्यापक अपना 100% देता है। हाँ, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप उनसे 4 बार पूछे, लेकिन इतना ही पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा किसी टीचर के साथ मत कीजिए, क्योंकि ये आप ही के करियर की अपॉर्चुनिटी के साथ धोखा होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और थोड़ा सा अब मैच्योर बन जाइए। आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हुए हम पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, मज़े से स्टडी कीजिए, अपना भी ध्यान रखिए, फैमिली की सबकी रिस्पेक्ट करते रहिए। और इसी के साथ अब हम चैप्टर पे बात करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हमारी। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जब चीज़ों को रखा था तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ वनस्पति का जो है हमारा, वनस्पति जितनी भी है पृथ्वी पर, जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अब वनस्पतियों में क्या होगा? देखिए, आपने सुना होगा सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वनस्पति, कंटीली झाड़ियों वाले जो वनस्पति होती है वो वाली वनस्पति। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो जब उसका 1918 में ये कॉन्सेप्ट वो लेके आए, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आया था वनस्पति पे। तब उन्होंने एनालाइज किया कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कहीं किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट हमें अगर जानना हो, हमें उसकी पूरी एनालाइज करनी हो, तो हम वहाँ की वनस्पति के आधार पर, वहाँ की जितनी भी वेजिटेशन है उनके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी। जैसे आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ आपको कंटीली झाड़ियाँ, सूखे रूखे पेड़, नीम, बबूल, केर, ये वाले पेड़ पौधे ही आपको दिखाई देंगे। वहाँ की वनस्पति बिल्कुल डिफरेंट होगी। जब आप देहरादून या फिर आप ये कहें कि जो
भी बारिश या नदियों मैदानी वाले क्षेत्र है, वहाँ की वनस्पति आपको हरी भरी दिखाई देगी, वहाँ बिल्कुल अलग तरह के पेड़ पौधे होंगे। तो इनका कारण उसने ये कह दिया है कि जब वनस्पति के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, तो इसी के आधार पर इनको ऑथेंटिसिटी मिली और 5 इन्होंने कैपिटल लेटर्स में जलवायु वर्गीकरण किया। हालांकि एक ऊंचाई के आधार पर F भी वो लेके आए। टोटल 6 वनस्पति हम ये कह सकते हैं जलवायु विभाजन हमने देखा था, एक एक पे बात की थी, और जो भी स्मॉल लेटर में उन्होंने वापस से जो डेफिनेशन बनाई और उसके बाद जो उनके बड़े वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने बांटा, ए और बी को जो वर्गीकरण किया, उन सारे वर्गीकरण हमने अच्छे से समझे। आज हम बुक पे बात करेंगे, चैप्टर को वापस रीड आउट करना शुरू करेंगे। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन्हीं आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करने के लिए उन्होंने अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। तो छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 वृहत उपागमों के द्वारा किया जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से उपागमों पे बात की जाती है। वे हैं अनुभाविक, जननिक, अनुप्रयुक्त। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुभाविक और जननिक और ये हमारे अनुप्रयुक्त कौन कौन से जलवायु वर्गीकरण होते हैं। कोपेन, ट्रिवाल्टा और थॉर्नवेट का जो भी जलवायु वर्गीकरण है वो किस में बांटा गया है, कौन कौन किसके अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ें अब आपको अच्छे से याद हो गई होगी। आनुभाविक वर्गीकरण प्रक्षेपित किया गया एक विशेष रूप से तापमान व वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। तो आनुभाविक में कौन सा होता है, एक अनुभव होता है तापमान का, एक अनुभव होता है वहाँ के एनालाइज किए गए आंकड़ों का। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित किया जाता है। तो कारण में जननिक कारण और तापमान के आधार पर आनुभाविक। और इस जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर उद्देश्य रखा जाता है, उसके आधार पर अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किया जाता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पद्धति, कोपेन का अनुभाविक जलवायु वर्गीकरण है, हम इसी पे बात करेंगे। अनुभाविक जलवायु वर्गीकरण जो है तापमान की पद्धति के आधार पर, वर्षण के आधार पर बांटा जाता है और इसी के आधार पर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था। वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण को अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। जो जो चीज़ें आपको अंडरलाइन कराई जा रही है आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए भी किया। तो वनस्पति को आधार बनाया था, ये हमारे कोपेन है 1918 मिनट 1918 वर्षा एवं तापमान के मध्यमान, वार्षिक एवं मध्यमान, मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूह एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। अब इनके नाम और देखिए यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप के आधार पर बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक एक भी अगर समझेंगे तो इतना याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्षेत्र। अब हम भारत के कॉन्सेप्ट की ही बात कर लेते हैं। यहाँ आपको एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, देखिए समझिएगा, इसको थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं। आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, एक आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है और एक आपको येलो, 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो येलो में आपका जो क्षेत्र है BSH एक क्षेत्र है, ग्रीन में आपका जो है BSH एंड ग्रीन में है आपका CFB और ब्लू में है आपका DFB। तो 3 क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है आपका और शुष्क वाला क्षेत्र भी है। जो शुष्क स्टेपी यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र में हॉट क्षेत्र जो है आपका वो आएगा। डी आपका ध्रुवीय जो ऊपरी क्षेत्र जो है आपका डी वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे बारिश वगैरह आपको देख सकते हैं, फुल वर्षा। सी वाला जो क्षेत्र है हमारा वो भी फुल वर्षा वाला उपोष्ण क्षेत्र होगा, जो गंगा के तटीय मैदान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ये अवस्थाएं दिखाई देगी। जो कम तापमान वाली वर्षा ऋतु वाली CFB वाला जो क्षेत्र है वो आपका भारत के अंतर्गत आएगा। तो आप इसको भारत के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा और भारत में कौन कौन से क्लाइमेट वाले हम ये क्लाइमेट में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो आप कर सकते हैं। वैसे हालांकि हम इंडियन ज्योग्राफी, जब फिजिकल ज्योग्राफी हमारी नेक्स्ट बुक जो है उसमें हम वापस जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आएगी हमारे चैप्टर में।
कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित हैं। कोपेन की जलवायु देखिए, अर्ध शुष्क वर्षण पर हम समझ सकते हैं जहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, वो हमारा आ जाएगा इसमें बी, या बहुत रेयर वर्षा, यानी जो वर्षण के आधार पर बांटा गया है। कोपेन की जलवायु समूह उनकी विशेषताओं को सारणी में दिया गया है। सबसे पहले जो जलवायु वर्गीकरण है 6 भागों में बांटा था। एक आपका उष्ण शुष्क जलवायु, कोष्ण शीतोष्ण जलवायु, शीत हिमवन जलवायु, शीत जलवायु और एक आपकी उच्च भूमि। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, इसको हम एफ भी कह सकते हैं, एच हालांकि सही रहता है हमारा। उष्ण कटिबंध में क्या होगा, सभी महीनों का औसत तापमान आपका 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, ये हम कर चुके हैं। दूसरा है हमारा शुष्क जलवायु, इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण की अधिकता होगी, यानी वाष्पीकरण ही ज़्यादा होगा, आपका संघनन मतलब नहीं होगा, यानी जीरो संघनन, दैट मीन्स वर्षा बिल्कुल नहीं, वर्षा नहीं होगी। सर्वाधिक ठंडे महीनों का औसत तापमान जो है आपका वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस के कम मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र आएगा। सी वाला जो आपका मध्यम क्षेत्र रहेगा। डी आपका जो है वर्ष के सबसे ठंडे महीने इसके अंतर्गत आएंगे, औसत तापमान 0 अंश तथा तापमान 3 से नीचे रहेगा। और ई आपका सबसे ज़्यादा सी, जिसमें सभी महीनों का औसत तापमान कितना रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आप इस इंडेक्स को याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको, मैंने जो अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई है, जो नोट्स बता करके समझाए थे, आई होप आपको वो तो अच्छे से आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो आप उसको एनालाइज करके भी देख सकते हैं, क्रॉस आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा ईजी मेथड की लग रही है, वो आप लर्न कर सकते हैं। एच आपका ऊंचाई एल्टीट्यूड वाला आ जाएगा, हाइट वाला आ जाएगा, ऊंचाई के कारण शीत क्षेत्र होगा। बड़े अक्षर ए, सी, डी तथा ई आर्द्र जलवायु के हैं। बी आपका शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। जलवायु समूह को तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में बांटा जाता है, जिससे छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षर जैसे एफ, एम, डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया जाता है, जो भी शुष्क वाले क्षेत्र होते हैं। एफ यानी शुष्क मौसम में के न होने को, एम तथा मानसूनी जलवायु, इसे आप फुल वर्षा कह सकते हैं। आप इससे ही कंफ्यूज ना हो, आप इसे फुल रेन कह सकते हैं। फुल वर्षा, एफ का मतलब फुल हो जाता है। एम आपका मानसूनी वर्षा, डब्ल्यू आपका शुष्क शीत ऋतु हो जाएगा और एस आपका शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। और छोटे अक्षर जो भी हैं ए, बी, सी, डी, ई, वो तापमान की उग्रता को बताते हैं। बी समूह की जलवायु को उप विभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए एस तथा मरुस्थल के लिए हम डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे भी आपको बड़ा डब्ल्यू दिखाई देगा वो आपका शुष्क मरुस्थल के लिए आएगा, और एस जहाँ पे भी होगा स्टेपी आपको अर्ध शुष्क, क्योंकि बी को ही हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक आपका डब्ल्यू हो जाता है और एक आपका एस। एस आपका स्टेपी से भी बोला जा सकता है, जो आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा, और डब्ल्यू जो है आपका शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? बहुत ही इजी तरीके से हमने समझ लिया था, तो अब आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनाते चलेंगे। पहली बात कर रहे हैं, अब यही इंडेक्स हम समझ चुके थे। ए हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, हमने कहा था 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु ए एफ आपकी होगी फुल वर्षा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क वर्षा, विंटर ड्राई क्षेत्र। तो ये आपके 3 क्षेत्र हो जाते हैं। कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी इसमें, फुल वर्षा रहेगी, मानसून लघु होगा और शुष्क ऋतु इसमें पाई जाएगी। थोड़ा सा मानसून रहेगा, ऋतु आपकी शुष्क रहेगी, और जाड़े का शुष्क ऋतु यहाँ पे विंटर ड्राई क्षेत्र यानी शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र रहेगा। फिर है हमारा बी शुष्क जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र बी एस एच, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र बी डब्ल्यू एच। डब्ल्यू आपका मरुस्थल का, देखिए बड़ा डब्ल्यू हमने अभी पढ़ा था कि बड़ा डब्ल्यू जो होगा वो मरुस्थल को इंगित करेगा, एस आपका स्टेपी क्षेत्र को इंगित करेगा। क्लियर है? बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला आपने देखा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ए का मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला क्षेत्र, ए यानी फुल वर्षा हो वाला क्षेत्र होगा, कोई शीत ऋतु नहीं हो, शुष्क ऋतु नहीं होगी। ए एम आपका मानसूनी क्षेत्र होगा, ए डब्ल्यू आपका जाड़े वाला विंटर ड्राई शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र होगा, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र बोलेंगे। अब आप इनको याद करना है, आपको यही कॉन्सेप्ट इतने से एक एक याद कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे। याद करेंगे तो ही आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आप 2 बार अगर इसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको ये याद हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इनको याद कर लें एटलीस्ट। ये 5 ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। इतनी सी इंडेक्स अगर आपको याद हो गई, ये लाइन्स याद हो गई, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है।
फिर सी है हमारा मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र, जिसमें CF है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, जिसमें क्या होगा मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क क्षेत्र पाया जाएगा। फिर है हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र CSA, यानी हमारा सी हो गया बराबर तापमान वाला। एस आपका जो छोटा है वो आपके गर्म ग्रीष्म समर ड्राई वाला क्षेत्र होगा। अब देखिए एक जो है छोटा W जो है आपका, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक आपका बड़ा W है, एक बड़ा S है, एक आपका छोटा W है और एक आपका छोटा S है। बड़ा W जो है आपका वो आपको बता रहा है शुष्क क्षेत्र, और बड़ा S जो है वो आपका स्टेपी क्षेत्र। क्लियर है? फिर आपका छोटा W जो है वो आपका बता रहा है विंटर ड्राई, या हम कह सकते हैं शुष्क शीत, और छोटा S जो है आपका शुष्क ग्रीष्म समर ड्राई। तो कंफ्यूज मत होइए, बड़ा W आपका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होगा और S आपका स्टेपी क्षेत्र होगा। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CF है मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क क्षेत्र, CA से आपका शुष्क ग्रीष्म क्षेत्र, और CFB जो होगा कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु हम इसे कह सकते हैं। तो D हमारा जो है वो जलवायु क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बटा है, DF फुल और एक हमारा विंटर ड्राई। W छोटा W, आप दो चीज़ 100% याद रखिए, यही आपको कंफ्यूज करेगा, बड़ा W और छोटा W। बड़ा W जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र के आधार पर बताता है शुष्कता, तो और S जो है आपका स्टेपी क्षेत्र हो जाएगा कैपिटल S, एंड स्मॉल W जो है आपका विंटर ड्राई क्षेत्र होगा, शुष्क शीत जिसे हम कहते हैं विंटर ड्राई क्षेत्र, और छोटा S हमारा स्मॉल S शुष्क ग्रीष्म ऋतु या को बताएगा। क्लियर है? इन चारों के साथ ही हमारी ये इंडेक्स हम अच्छे से याद कर सकते हैं। F हमारा हाइट के आधार पर हो जाएगा, जिसे हम हिमाच्छादित उच्च भूमि कहते हैं। तो इसमें अगर आपको कहीं डाउट रहता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं वापस से आपको ये चीज़ समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से और बहुत शानदार तरीके से हमने समझ लिया है। अब वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको इतना सा भी डाउट रह सकता है, क्योंकि चीज़ें याद करने की है। अंडरस्टैंडिंग जब एक बार क्रिएट हो जाती है तो लर्न करने की प्रोसेसिंग हमारी अच्छी हो जाती है। तो लर्निंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, विदाउट आप लर्न किए उस चीज़ों को नहीं अपने माइंड में सेट कर सकते। दो बार आप लिखिए, दो बार लिखने से ये इंडेक्स मैं मानती हूँ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। पहले तो सबसे पहले कैपिटल लेटर वाले सारे क्षेत्रों को याद कर लीजिए और उनके डेफिनेशन के आधार पर कितने इनके टाइप्स हैं उन टाइप्स को आप याद कर लीजिए। और एक बार याद करने से बहुत आसानी से, अगर स्मॉल कैपिटल भी अगर आपको अच्छे से याद है तो स्मॉल आपको टफ लगेंगे ही नहीं, ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ग्लोब के मेथड्स पे भी समझ लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ ही जाएगी, आप समझ जाएंगे, क्योंकि अब तक हमने पवनों की दशाओं जलवायु के क्षेत्र से पहले बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ दिक्कत तो कहीं आनी ही नहीं है आपको। अब हम बात करेंगे एक एक पे, यहाँ के क्षेत्र कैसे हैं, कौन कौन से अक्षांशीय लैटिट्यूड पे इनकी स्थिति है, वो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आएगी, फिर आप इसका ग्लोब पे कॉन्सेप्ट पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र है हमारा समूह ए उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशेषता अब आप माइंड में दिखाए बताइए। 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला क्षेत्र होगा, फुल वर्षा इसमें होती है, मानसूनी वर्षा भी होती है, ये पढ़ा था ना हमने, मानसूनी वर्षा भी होगी। फिर एक क्षेत्र हमारा कौन सा था, एक हमारी मानसूनी वर्षा के साथ एक तो हमारा फुल हो गया AF, AS हो गया, एक AM हो गया, फिर AW था हमारा छोटा W जिसे हम विंटर ड्राई कहते हैं, तो शीत शुष्क भी होगा हमारा। तो ये तीन चीज़ें इसमें पाई जाती है, ये हमें पता है, इसके टाइप्स भी हमें याद हो गए, AW, AF, AM और AW, ये तीनों क्षेत्र हो गए, तीनों प्रकार हो गए। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। तो 0 डिग्री इक्वेटर से पहले वाला जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। तो ग्लोब पे आप क्या करेंगे, अभी तक जिसने थोड़े बहुत नोट्स बना लिए हैं या जिन्होंने आलस करके एक भी पॉइंट नहीं दिखा इस चैप्टर का, तो उनका पहला काम यही है, आप सबसे पहले
डेफिनेशन लिखेंगे, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। उसके बाद आप कोपेन लिखेंगे और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। फिर उसके बाद ग्लोब करेंगे और ग्लोब में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, 0 डिग्री इक्वेटर, कर्क रेखा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना के बीच में आपको लिखना है उष्णकटिबंधीय जलवायु। बस एक ग्लोब बनाना है। ऐसे करके आपको 6 छोटे छोटे ग्लोब बनाने होंगे। एक एक पॉइंट के साथ आप उसकी विशेषताएं भी लिखेंगे। ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आप विशेषताएं कैसे लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है, संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्त, क्योंकि सूर्य यहाँ पे सीधा पड़ता है। ITC-Z की पोजिशन भी हमें पता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति, ये हमारा ITC-Z हो गया। इसकी उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण क्या रहती है, गर्म रहती है और आर्द्र रहती है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, ये भी हमें पता है, और चक्रवात भी नहीं बनते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ वार्षिक तापांतरण बहुत कम होता है तथा वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा का प्रभाव भी यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है। AF उष्णकटिबंधीय जलवायु, AM उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, AW उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शीत शुष्क यहाँ पे आ गया, विंटर ड्राई। क्लियर है, आगे बढ़े हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत के निकट पाई जाती है, बिल्कुल। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का अमेजिंग, ये आपको लिखना है। कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे वो इतना सा आपने सबसे पहले एक नाम लिखा, नाम लिख के दूसरा आपने ग्लोब बना लिया। फिर तीसरा हेडिंग आप पॉइंट डालिएगा विशेषता। विशेषता में पहला आप डालेंगे इसके क्षेत्र कौन कौन से। सबसे पहले तो आप प्रकार डालिए, 3 प्रकारों के नाम, 3 प्रकार हैं इसके। फिर उसके बाद इसका क्षेत्र डालिए। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्लीज़ इसके नोट्स बनाइएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पुटअप होगा। कोपेन की जलवायु से आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 11th में। आप भले ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पेपर्स आपके जो भी होते हैं गवर्नमेंट ही के एनालिसिस के आधार पर भी बनाए जाते हैं, तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पुटअप होगा। तो प्लीज़ आप इस कोपेन की जलवायु को थोड़ा सा सीरियसली से पढ़ें। और जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बहुत ईजी तरीके से हम चल रहे हैं, चीज़ों को हम समझ के चल रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना के चल रहे हैं। तो आपको जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स दिए हैं आप उसके हिसाब से अपने नोट्स खुद बनाइए। ओके, सो ऐसे ही बनाना है। फिर आपको क्षेत्र लिखना है। फिर आपको देखना है तापमान सामान्य रूप से ऊंचा होता है और वार्षिक तापांतरण यहाँ पे क्या पाया जाता है, नगण्य होता है। तो वार्षिक तापांतरण यहाँ पे नहीं होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चीज़ें चलती हैं। एवरेज यहाँ पे नहीं होता, ऊपर नीचे चलता रहता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होगा और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 20 डिग्री, यानी आप समझ सकते हैं कम से कम टेम्परेचर भी यहाँ पे 20 डिग्री तो रहता ही है। तो 18 से ऊपर वाला क्षेत्र ही है हमारा। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट के कारण यहाँ पे वर्ष भर वर्षा, टेम्परेचर भी यहाँ पे अच्छा पाया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल सा रहता है। एवरेज भी एवरेज माने, सबसे मिनिमम भी माने तो भी 20 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे रहता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु देखिए, कर्क रेखा हमने क्या कहा था, हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत का क्षेत्र भी यहाँ पे आएगा। सिंपल सा है, तो भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट जलवायु है। तो आप उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में ही होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण हमारा भारत भौतिक पर्यावरण NCERT 6 में दिया गया है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक हमने जो देखा अच्छे से एनालाइज भी किया और सारी चीज़ों को हम ऐसे ही लर्न करके अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो आज मैंने जो आपको होमवर्क दिया है प्लीज़ उसको कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, इंजॉय करते हुए स्टडी कीजिए और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अपने आप को बनाइए और उस पर फोकस्ड रह के ये सोचिए कि नहीं मुझे बेहतर ही करना है, अपने आप का 100% देना है। कर्म करने की हम ये कह सकते हैं हमारे अंदर की हमारी मेहनत, एफिशिएंसी हम जितनी भी लगा सकते हैं, लेकिन फल देने की हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप जितना करेंगे 100% आप सेलेक्ट होंगे। बट ये चीज़ रखिए कि मैं जितना करूँगा 100% मेरे सिलेक्शन होगा ही होगा। अपने आप को मोटिवेटेड रखना ही एक, मैं मानती हूँ, एक सक्सेसफुल पर्सन की एक पर्सनैलिटी होती है। सो टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।